आज हमारे बीच में नजीबुल हसनैन है जो बहुत बड़े टीवी एंकर भी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। तो आप स्क्वॉश की तरफ क्यों नहीं निकले, आप क्रिकेट की तरफ कैसे निकल आए? शुक्र है कि स्क्वॉश की तरफ नहीं निकले, हमारे यहाँ खेल ही एक है। आज के ज़माने में मुझे आप बताइए कौन सा पेरेंट अपने बच्चे को कहेगा कि बेटा जाओ अपना फ्यूचर बर्बाद करो और हॉकी खेलो। रिसेंट पास्ट में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सारी टीमों ने अपने यंगस्टर्स को T20 में डाला है। आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि अब इनकी T20 के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करेंगे सिवाय एक दो के अलावा? इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा कि बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बाबर आजम T20 में जाते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं। तो लोग ये समझते हैं, शायद मैं ये बात करता हूँ तो शायद बाबर आजम के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ बाबर आजम के बगैर वनडे की टीम सोचना भी मना है, टेस्ट की टीम बन ही नहीं सकती, लेकिन T20 में अब उनकी जगह नहीं बनती। लेकिन इसका मसला इसकी शॉट सिलेक्शन का है, टेक्निक का है या माइंडसेट का है बाबर आजम का? टेक्निक तो भाई मैं यहाँ बैठ के बाबर आजम को टेक्निक तो नहीं बता सकता, वो तो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो फिर माइंड का मसला है। आप अगर इनके कंपैरेटिव आप देखें तो विराट कोहली भी कोई बहुत तेज तो नहीं खेलते T20, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट तो नहीं है, बट द मैन ओनली प्लेस टू विन, देयर इज अ डिफरेंस। अगर एक प्लेयर है उसको आपने चांस देना है, एक सीरीज में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आप लोग और सीनियर प्लेयर्स बैठ कर उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि मजबूरन प्रेशर में आके सिलेक्शन कमेटी को उस प्लेयर को चाहे अच्छा हो निकालना पड़ता है। ये किसकी कमजोरी है कि आप मीडिया के कहने पे प्लेयर को बाहर कर रहे हो, बाकी में तो नहीं होता। आप मेरे कहने से बदल रहे हैं तो आपसे ज्यादा वीक कोई है ही नहीं। जब हमारा चेयरमैन कहता है कि मुझे इस प्लेयर के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता, तो फिर वो प्लेयर ही चलाएगा बोर्ड। हमारे फॉर्मेट चेयरमैन रमीज राजा का जुमला सबको ही पता है। पस मंजर हो या हालात हाजरा, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, T20 हो या फर्स्ट क्लास, लेकिन जब तक उसकी सही कवरेज नहीं हो उसमें लुत्फ ही नहीं आता। और वो कवरेज करने के लिए हमारे पास एंकर्स होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, और वो कमेंटेटर्स उस स्पोर्ट्स को इतना एनहांस कर देते हैं कि उसमें सारा इंटरेस्ट डबल हो जाता है, दोबाला हो जाता है। आज हमारे बीच में नजीबुल हसनैन है जो बहुत बड़े टीवी एंकर भी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, और उनकी रिसर्च भी है। आज हम उनसे इस्तिफादा हासिल करेंगे अपनी सारी चीज़ों में, जदीद क्रिकेट पे, पुरानी क्रिकेट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आज आए आप तो आपको हमने बहुत ज़हमत दी, इंतज़ार कराना पड़ा, और ये टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं। नहीं, प्लेजर टू बी हियर, होपफुली मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो कैसा चल रहा है आजकल आपका चैनल, कैसा चल रहा है, और आप कब से मुंसलिक हैं अपने चैनल से, और स्पेशली क्रिकेट से कब से वाबस्ता है? देखिए 2003 से मैंने पीटीवी की एक नाइट टाइम ट्रांसमिशन होती थी, और मेरी खुशकिस्मती है कि अथर वकार अजीम साहब उस वक्त GM PTV थे जी। और मैं रेडियो करता था और बिल्कुल डिफरेंट मेरा जानरा था। मैं इंग्लिश म्यूजिक का शो करता था FM 101 से। अच्छा। वहाँ से जब PTV पे ये अपॉर्चुनिटी आई, मैंने जाके ऑडिशन दिया, और जो PTV का तरीक़ेकार है कि मैं ऑडिशन दिया और उसके बाद मैं भूल गया कि मैंने ऑडिशन दिया था। वो स्टार्ट भी हो गई ट्रांसमिशन, उसको 5 दिन हुए और छठे दिन मुझे फ़ोन आया कि आप कल के लिए रेडी हैं। तो मैंने कहा रेडी मतलब, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरा हो गया है सिलेक्शन। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने कल से अपना शो करना है, आप स्पोर्ट्स चाहते थे, तो मुझे शौक बहुत था, तो मैंने स्पोर्ट्स से शुरू किया। और मेरी खुशकिस्मती कि मेरे पहले ही शो में मेहमान थे जहांगीर खान, और उनके जी स्क्वॉश के लेजेंड, और फिर मुझे मोइन खान का इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो ये शुरुआत ऐसी हुई अथर साहब की वजह से, और फिर वहाँ से चलते चलते मैंने बहुत अरसे फ्रीलांस काम किया। फिर पहली नौकरी की आज टीवी में 2010 से 2011 में मैंने फिर ARY ज्वाइन कर लिया, और अब तक मैं ARY डिजिटल नेटवर्क के साथ हूँ, ARY न्यूज़ के लिए। तो ARY में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है जी बिल्कुल। तो फ्यूचर भी इसी के साथ देखते हैं आप, या यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट? आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज अभी आगे कुछ बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन ये कि जो ARY की अच्छी बात है, जितना टाइम इनके साथ लगाया और आगे भी ऑब्वियसली यही रहेगा कि ARY के साथ ही, वहाँ फ्रीडम है, लिबर्टी टू डू एनीथिंग। ये नहीं होता कि आपको कोई डिक्टेट कराए। एज अ स्पोर्ट्स
एंकर जर्नलिस्ट, आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कोई ये ना कहे कि आप इस डायरेक्शन जाएं, आप ये करें, बायसनेस कहीं से भी नहीं आती, बाउंड्रीज नहीं दी जाती कि Boundaries नहीं कोई जी भाई ये लिमिटेशंस है आपकी, इसमें करें, आपने जो करना है आप अपनी मर्जी से बनाएं, कंटेंट बनाएं, उसको डिलीवर करें। लेकिन जब आपने ये ज्वाइन किया उस जमाने में तो पीटीवी में बड़े बड़े घुर्गे मौजूद थे, तो उसमें आपने कैसे सरवाइव किया, स्ट्रगल करनी पड़ी? मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहूंगा, स्ट्रगल क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, और मैं क्योंकि इतना यंग आया था तो मैं भी अपने आप को मोल्ड करने के लिए तैयार था। मुझे भी इस सिस्टम में किस तरह से काम करना है सीखने का बहुत मौका मिला। शाहिदा शोएब रिजवी उस वक्त डायरेक्टर स्पोर्ट्स थी, उन्होंने बहुत सिखाया और बहुत मुश्किल वक्त पे मेरा बड़ा साथ दिया। तो क्योंकि उनको भी शायद ये लगा कि मैं कर सकता हूँ, या मेरे अंदर वो चैलेंजेस लेने की आदत है, उनको भी वो शौक था। जब आपने ये पीटीवी से शुरू किया उस जमाने में तो बहुत घुर्गे थे, चैंपियंस बैठे हुए थे और बहुत पुराने बड़े बड़े नाम थे, तो उसमें आपको क्या डिफिकल्टीज हुई और आपने क्या फेस किया? डिलीवरेंस में इशू होता था, कंटेंट में इशू होता था, कैमरेस के मसले थे, या कंपटीशन का था, सर्वाइवल की जंग थी, क्या था वो जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, जब आपको किसी चीज़ का शौक हो ना और जब आप करना चाहते हो तो फिर ये चीज़ें उसके रास्ते में नहीं आती कभी भी। क्योंकि मैंने अभी आपने मुझसे ये सवाल किया है तो मैं सोच रहा हूँ, तो कभी भी मुझे ये चैलेंज नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि यही तो मैं करना चाहता हूँ। इफ़ वॉट यू वॉन्ट टू डू स्टार्ट पेइंग यू, तो फिर तो वो और मज़ा आने लगता है ना। ये मेरा बहुत शौक था तो मैं करना चाहता था। क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था, और मैं हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग की कभी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई हैव वन ऑल पाकिस्तान डिबेट चैंपियनशिप ट्वाइस। मैं 10 साल की उम्र में टर्की में मैंने यूनिसेफ का एक इवेंट अटेंड किया अकेले, विदाउट माई पेरेंट्स। वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। यहाँ इसके लिए मैं मेंशन करना चाहूँगा, इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हकीम मोहम्मद सईद साहब का रहा है, क्योंकि हमदर्द फाउंडेशन ये इवेंट हर महीने बच्चों के कराती थी, जिसकी वजह से हम लोग जाते थे, एलोक्यूशन, स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। एक ज़माना था कि मेरे पास इतनी ट्रॉफीज थी कि वो रखने की जगह कम हो गई थी। इसमें ऑब्वियसली मेरी मदर का बहुत क्रेडिट है, वो मुझे हर जगह ले के जाती थी। मैं छोटा था तो मेरे अंदर ये चीज़ बहुत उन्होंने वो की, तो मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि कैमरा है या बोलने का डर है। लाइव मुझे हमेशा ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि ये वन शॉट है, इसमें आपने करना है जैसे भी ना, तो वो मुझे हमेशा इजी लगता है। हाँ, प्रॉब्लम जिन चीज़ों की होती थी वो ये होती थी कि क्योंकि मैं पहले रेडियो कर रहा था तो आपको अपने पोस्चर का नहीं पता होता। तो जब पीटीवी का मेरा पहला शो गया तो देयर वर ऑल प्रेजेस, बस उसमें एक चीज़ थी, ये लेटा हुआ क्यों है। तो कुछ चीज़ें वहाँ उस वक्त मुझे सीखने को मिली। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वो तो कमेंट्स आ जाते हैं तो उससे आदमी अपने आप को रेक्टिफाई कर लेता है, इंप्रूव कर लेता है, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो आ भी जाता है। बिल्कुल। हकीम मोहम्मद सईद का आपने नाम लिया, इतना बड़े हैं, उनकी बड़ी खिदमत है, वक्फ था और सारी चीज़ें थी, हिकमत में भी, और उनका नौनिहाल के बच्चों का नॉवेल था। उस ज़माने में इतनी एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, टीवी भी 3-4 घंटे का होता था, तो वो हम लोग नौनिहाल बहुत पढ़ा करते थे और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती थी। तो आप भी मेरे तो नौनिहाल में बहुत सारी चीज़ें छपी हैं मेरे बारे में, आर्टिकल्स छपे हैं। ज़ाहिर है बच्चों के लिए तो यही होता है ना कि वो मैं, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था ऑल पाकिस्तान डिबेट चैंपियनशिप, वो मैंने फर्स्ट जो जीती थी मैं ग्रेड 3 में था, एंड देयर वाज इन स्पेशल परमिशन कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने लिखा था कि आप इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए, क्योंकि वहाँ 8th, 9th और 10th था। तो उनका जवाब ये आया था कि हम नहीं चाहते ग्रेड 3 का बच्चा इस स्पीच कंपटीशन में टाइम वेस्ट करे। तो उन्होंने कहा ये मेरा चैलेंज है कि ये नहीं होगा, एंड आई वन दैट इवेंट। तो मैं ग्रेड 3 से 10th ग्रेड तक अपने स्कूल में स्कॉलरशिप पे पढ़ा, क्योंकि जब मैं वो जीता था तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने स्कॉलरशिप अनाउंस की थी। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में मेरे बड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता गया। तो ये जो इंस्पिरेशन थी और ये जो डिबेट था, तो ये इज इट जेनेटिक और या नेचुरल गॉड गिफ्टेड था? ये मैं आपको, ये बड़े मज़ेदार स्टोरी है। मैं आई हैव 5 मतलब वी आर 5 सिबलिंग्स। मैं सबसे छोटा हूँ। तो मेरी अम्मी ने हर बच्चे पे ट्राई किया और कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 5वां मैं था और मुझ पे उन्होंने ट्राई, उनको बहुत शौक था। शी इज herself very confident, तो उनको बहुत शौक था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा हूँ
और मैं टीवी भी करूं, तो वो मुझे हर जगह लेके जाती थी। पीटीवी पे भी मेरी जो पहला इंटरेक्शन रहा कैमरे के साथ, वो एक ताजदार आदिल का बच्चों का प्ले था जिसका नाम था कंदील। और देखिए अभी ये अगस्त का महीना ही चल रहा है, तो वो 14 अगस्त के लिए बनाया था, जिसमें मेन कैरेक्टर थे दादी और पोता, एंड आई वाज 8 years old। तो दैट टाइम तो वो दादी थी ज़हीन तायरा, मैं पोता था, और वो 14 अगस्त की तैयारियों के ऊपर बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं और वो किस तरह से बनाते हैं, तो वो उसके ऊपर था प्ले। तो वो मैंने वो सबसे पहला मेरा वो इंटरेक्शन था। फिर काजिम पाशा के साथ रात रे थरवा वो एक ड्रामा किया। तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें अब जब मैं सोचता हूँ तो ये मेरी अम्मी का शौक था जो मेरे अंदर आया और उसको लेके मैं आगे बढ़ा। तो व्हाई नॉट इंजीनियरिंग, व्हाई नॉट MBBS? माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, बट वो मेरी बड़ी बहन बन गई। तो वो क्रेज थोड़ा सा मेरे से रिलीज हुआ। मैंने अपना मेजर्स कंप्यूटर्स में किया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। मैं इनफैक्ट एपटेक में पढ़ाना भी शुरू हो गया था जिस टाइम मैं रेडियो कर रहा था। बट जब मुझे टीवी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहा तो मैं फिर आहिस्ता से मैं इस फील्ड से बाहर आ गया। अब तो बिल्कुल ही, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर साइंस में तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, और अब तो बहुत पीछे रह गई वो। What was your father's profession by the way? My father retired as कंट्रोलर इन रेडियो पाकिस्तान। अच्छा, हाँ, वो हिस्ट्री तो थी पहले जी, से। जी। मेरे दादा अखबार में कॉलम लिखते थे, नसरुल्लाह खान नाम था, आदावर्जे के नाम से कॉलम लिखते थे। तो वो ऑब्वियसली वो वाली सारी चीजें क्या तो जमाने थे। जी, जमाना कुछ और था। अब तो आदाब अर्ज कोई पढ़ना क्या उसके मीनिंग भी किसी को समझ में नहीं पता होंगे। है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये बताएं कि स्पोर्ट्स तो था आपके घुट्टी में, और आपने सबसे पहला प्रोग्राम जहांगीर खान के साथ किया और दूसरा आपने मोइन खान के साथ किया। तो आप स्क्वॉश की तरफ क्यों नहीं निकले? आप क्रिकेट की तरफ कैसे निकल आए? शुक्र है कि स्क्वॉश की तरफ नहीं निकले। हमारे यहाँ खेल ही एक है जी भाई। अब जो मैं तो कहता हूँ ना कि बात होती है कि हॉकी का टैलेंट नहीं आ रहा, आपका कौमी खेल हॉकी है। आज के ज़माने में मुझे आप बताइए कौन सा पेरेंट अपने बच्चे को कहेगा कि बेटा जाओ अपना फ्यूचर बर्बाद करो और हॉकी खेलो? जिनको डेलीज नहीं मिल रही, जिनके पास जिनको ये नहीं पता कि घर कैसे चलेगा। 5,000 मिलती है डेली उनको। नहीं, वो भी नहीं मिल रही ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि 6-6 महीने की डेलीज नहीं मिलती। अब पाकिस्तान का ये हाल है कि हॉकी फेडरेशन ये कह रही है कि हमें पैसे ना दें, हमारे खर्चों पे लगा दें। यानी वो कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम पे तो इल्ज़ाम है ना कि हम खा जाते हैं। इतना बुरा हाल है। तो क्रिकेट एक गेम है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता रहा, कमर्शियल होता रहा, पैसे आते रहे, वरना वो भी ऐसा ही हो जाता बाकी खेलों की तरह, जो हमारे मुल्क का हाल है। आपको कवरेज जो है वो क्रिकेट में वनडे की अच्छी लगती है, T20 की या टेस्ट मैच की? देखिए, कोई भी ट्रू फैन होगा वो आपको कहेगा टेस्ट क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है, और अब कुछ लोग इस पे भी जरा सा वो कहेंगे, रिएक्शन देंगे कि टेस्ट क्रिकेट एंड T20। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वनडे क्रिकेट ना लगता है कि उसका जो टाइम है वो अब थोड़ा सा पीछे जाता जा रहा है। क्योंकि अगर आपको क्विक गेम देखना है, एक्साइटिंग क्रिकेट देखनी है तो T20, और अगर आपको रियल क्रिकेट देखनी है तो टेस्ट क्रिकेट। और अभी आप जिस तरह से इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई है, तो वो आपने सही टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय किया है। बल्कि मैं तो अपने शोज में कहता हूँ, ऑल्दो हमारा इंडिया के साथ जितना ये ताल्लुकात रहे हैं, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि किसी को क्रिकेट सीखनी है ना, तो ये इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज देख ले। इंडिया यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ है और फिर सीरीज जीत के गया। जी बिल्कुल। नहीं, वो भी यहाँ आने की वजह ये है कि इट इज़ सरप्राइजिंग कि कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं होंगे। एंड विराट कोहली जो मॉन्यूमेंटल परफॉर्मेंसेस उसने दी हुई हैं, उसका ना होना, एक यंग कप्तान होगा और वो खेलेगा विराट कोहली के नंबर पे और वो बनाएगा 754 रन्स। यस। और इस तरह से सीरीज बराबर होगी। मतलब ये 25 दिन के मैचेस में, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस 25 दिन बने ना, इसमें मेरा ख्याल है 21 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया है। तो कमाल की शुरू में स्ट्रगल किया और एंड में आके सिराज जो है वो निकाल के ले गया। देखिए, शुरू में भी स्ट्रगल किया, तो उसके बाद फिर मैच जीते भी, और फिर जो चौथा मैच उन्होंने जिस तरह से ड्रॉ किया, अनबिलीवेबल, हिस्टोरिक टेस्ट मैच जो उन्होंने ड्रॉ किया, उसके बाद फिर ये बनता था कि बराबर ही हो सीरीज। हम जब ये T20 और ये एक साथ शुरू हुए तीनों फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, तो हम समझते थे कि ये सारे प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं।
लेकिन अब रिसेंट पास में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सारी टीमों ने अपने यंगस्टर्स को T20 में डाला है। या हमने बांग्लादेश देखे, एंटायर डिफरेंट टीम, पाकिस्तान ने डाला है एंटायर डिफरेंट टीम, और इंडिया ने भी काफ़ी ऐसे ही किया है, इंग्लैंड ने भी ऐसा किया। तो आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि अब इनकी T20 के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करेंगे सिवाय एक दो के अलावा? देखिए, आपकी जो कोर होती है ना टीम की जी। वो कोर सेम होनी चाहिए अगर वो उस टाइप ऑफ क्रिकेट को सूट करते हैं। कोर नहीं बदलती, क्योंकि अगर आपका एक क्रिकेट ही है, अगर वो अच्छा बढ़िया बल्लेबाज है तो वो हर फॉर्मेट में चलेगा, अगर अच्छा बॉलर है हर फॉर्मेट में चलेगा, वो तो रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि क्या वो उन डिमांड्स को पूरा कर रहा है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बाबर आजम T20 में जाते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं। अब 125 128 की स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला सूट नहीं करेगा अनलेस फिर आपके पास फिर बाकी सारे बहुत तेज खेलने वाले, वो भी टॉप पोजीशन पे जाके आप पावर प्ले के अंदर खेलें और वो जनाब आप 35 रन बनाकर आए। तो लोग ये समझते हैं, शायद मैं ये बात करता हूं तो शायद बाबर आजम के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं बाबर आजम के बगैर वनडे की टीम सोचना भी मना है। टेस्ट मैच सही है, टेस्ट की टीम बन ही नहीं सकती, लेकिन T20 में अब उनकी जगह नहीं बनती। रिजवान का भी ऐसे ही है। रिजवान का प्रॉब्लम दूसरा है। रिजवान का प्रॉब्लम इसलिए है कि आपने उनके बैकअप में जिस बंदे को खड़ा किया है, मोहम्मद हारिस, वो टेक्निक वाइज भी इतना अच्छा नहीं है, और परफॉर्मेंस ये है कि 1 सेंचुरी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर में की है, उसके बाद से जो 6 इनिंग T20 की खेली है उसमें 4 की एवरेज है। ऐसा नहीं हो सकता, टेक्निक भी सही नहीं है ना, तो ऐसा नहीं हो। या तो वहां पे आप हसीबुल्ला, एक बलोचिस्तान का प्लेयर है, उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, वो लिस्ट में भी इतना जबरदस्त खेलता है, उसको चांस नहीं दिया। उसको खिलाते, उसको बनाते तो कुछ हो सकता था। अगर ये नहीं है तो मैं समझता हूँ रिजवान फिर मोहम्मद हारिस से बहुत बेहतर है। विराट कोहली भी टेक्निकली क्रॉस बहुत कम खेलते थे, स्वीप्स भी बहुत कम खेलते, प्रेफर नहीं करते। बाबर आजम को तो खैर आती नहीं है। तो बाबर आजम ने आपके ख्याल में ट्राई क्यों नहीं किया कि वो T20 फॉर्मेट में वो अपने आप को एडजस्ट करके नई शॉट्स सीखें, 360 खेलना सीखें, रिवर्स स्वीप मारें, स्वीप खेलें, चीके सिंगल्स बनाएं? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग आउट तो फिर उससे बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप सिर्फ जब ये सोच रहे हैं ना कि मैं अपनी जगह को कैसे बचाऊं, मैं कैसे सेफ रहूं, मैं कैसे अपने रन्स कर लूं, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वो तो किसी फॉर्मेट में भी नहीं चल सकते ना, टेस्ट मैच में अगर इफ यू हैव अ फियर टू गेट आउट। नहीं, वहां पे प्रॉब्लम ये है ना, वहां पे यू नो आई एम वेटिंग फॉर अ बैट बॉल, आई हैव माई शॉट्स, आई हैव माई स्कोरिंग शॉट्स। सही है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, इफ यू आर गोइंग इन एज ए ओपनर तो T20 में तो आपको बहुत चांस मिलता है। आपने क्या करना है, एक छक्का एक चौका देना है और बाकी आप यू कैन एडजस्ट। बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि आपने हर बॉल पे स्ट्राइक करनी है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब आप वो सोच के खेलेंगे और फिर आप ये, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ अरसे में अपनी टीम T20 की क्या कर ली थी जी, कि हम ओपन करेंगे, हमसे मुराद बाबर रिजवान, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें निकाल देंगे 10 ओवर और उसके बाद फिर लाइन से सारे पावर हिटर बढ़ लिए जी। सही है, तो ऐसे तो नहीं होता ना। अब आप खेल रहे हैं 125 से 128 की स्ट्राइक रेट से, आप एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला 150 से खेले तब हमारा 180 रन बनेगा। नहीं, लेकिन इसका मसला इसकी शॉट सिलेक्शन का है, टेक्निक का है, या माइंडसेट का है बाबर आजम का? टेक्निक तो भाई मैं यहाँ बैठ के बाबर आजम को टेक्निक तो नहीं बता सकता, वो तो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो फिर माइंड का मसला है। तो वहां माइंड का मसला ये है कि मेरे रन्स हो जाएं तो फिर आगे देखते हैं क्या। लेकिन अगर मेंटली प्लेयर स्ट्रांग नहीं है तो वो तो बड़ा प्लेयर बन ही नहीं सकता। तो T20 मतलब बहुत ही छोटा गेम है। या तो कराची में तो आपको पता है पिछले 35 साल से T20 T25 क्रिकेट हो रही हो, यहाँ कैसे कैसे प्लेयर निकले। शुरू में सारे कराची के प्लेयर होते थे और कितनी बड़ी क्रिकेट होती थी। लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी ना कि हर आदमी तेज ही खेलता हो, हर आदमी उसी तरह से खेलता हो। देखिए, आप अगर इनके कंपैरेटिव आप देखें तो विराट कोहली भी कोई बहुत तेज तो नहीं खेलता है T20, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट तो नहीं है, बट द मैन ओनली प्लेस टू विन, देयर इज अ डिफरेंस। वो भी तेज नहीं खेलता, लेकिन वो उसकी सोच होती है हमेशा जीत की। ये ऑब्स्टिकल कैसे जो हम आपको याद होगा मेलबर्न में जो पाकिस्तान को हराया था, ये विराट कोहली
और हार्दिक पांड्या खड़े थे, उस वक्त अगर आप मुझसे पूछते ना कुछ 2-4 ओवर पहले, तो मैं आपको लिख के दे देता कि इंडिया नहीं जीत सकता, क्योंकि कोहली तो ऐसे खेलता ही नहीं है, वो तो इतने बड़े रन्स का पहाड़ कैसे। बट आफ्टर द गेम जब ये जीत गए तो उन्होंने कहा कि मैं और हार्दिक सिर्फ ये बात कर रहे थे कि इसको आगे इस तरह से लेके जाना है कि हमें 1 ओवर मिल जाए जिसमें हम ये सारे रन बटोर सकें। तो वो जो प्लानिंग है ना, वो गेम अवेयरनेस, वो मैच अवेयरनेस कि मुझे यहाँ से अगला स्टेप क्या लेना है, मुझे यहाँ से जीत की तरफ कैसे जाना है। दूसरा, मैं तो खैर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैं अग्री नहीं करता, जो आईसीसी की पॉलिसी है, आपने हर फॉर्मेट में नंबर 1 थे 1 पॉइंट पे बाबर आजम, उस नंबर 1 से आपको ये पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जब आई थी तो 7 मेन प्लेयर नहीं थे, इंग्लैंड जब आई थी तो 8 मेन प्लेयर नहीं थे। नाम तो इंग्लैंड का लग रहा है जी, लेकिन उनके बच्चे अगर आके खेल रहे हैं या उनकी सी टीम खेल रही है तो ये परफॉर्मेंस वैसी ही काउंट होगी जो तो मेन आपके ऑस्ट्रेलिया ख्याल है। में बाबर आजम की परफॉर्मेंस हल्की टीम, हल्के प्लेयर्स के खिलाफ ज्यादा अच्छी होती है? 100%। आप देखें ना, क्रिटिसिज्म क्या होता है कि वो कोई कह रहा है जम्बाबर आजम, कोई कह रहे हैं कि आयरलैंड ले आइए, कि सारी जो बड़ी परफॉर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं है परफॉर्मेंसेस, वो भी है, बट मोस्टली अब हो क्या गया है, अब हो ये गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट इतने नीचे आ गई है कि आपके खिलाफ नॉर्मली टीमें अपनी मेन टीमें थोड़ी भेज रही होती। लेकिन नजीब 100 इज 100 वेदर इफ इट इज अगेंस्ट बांग्लादेश या और ऑस्ट्रेलिया। मैंने कभी भी आपसे ये कहा कि वो बड़े प्लेयर नहीं हैं। हाँ। मैंने कहा वो जिस अपोजिशन के खिलाफ खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो बड़े नहीं हैं, तो वो भी एक मार्जिन तो आपको देना पड़ेगा ना। आपके ख्याल में अब टीमें जो हैं सारी बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गई हैं, जो अब उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, अब आप अच्छा, या उनका अपना मेंटल जो है वो मेंटली वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं रही? Why is बाबर आजम not as good in the ICC events? आप 2023 के वर्ल्ड कप में ये सोच सकते थे कि बाबर आजम जैसा प्लेयर उनकी ये परफॉर्मेंस होगी? तो कप्तानी के प्रेशर, तो कप्तानी और पीछे लेग पुलिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। एक तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं समझ में आता, आपको कप्तान आइडेंटिफाई करना चाहिए। थोड़ी अच्छा प्लेयर है, आप कप्तान बना दो, एंड टाइम एंड अगेन एज कैप्टन ही इज फेलिंग। उन्होंने विराट कोहली को बनाया है, तो व्हाई नॉट बाबर? नो, विराट कोहली, मैंने अगेन कहा आपसे, वो जीत का सोच के खेलता है, वो कप्तान बहुत अच्छा था, बुरा कप्तान नहीं था। तो हार का तो बाबर भी नहीं। अग्रेशन उसकी बहुत ज्यादा थी और बेटर ऑप्शन एज कैप्टन रोहित शर्मा साबित हुआ, लेकिन विराट को बहुत बुरा कप्तान नहीं था। बाबर आजम की कप्तानी में देखें, बुरा टाइम विराट कोहली पर भी आया, लेकिन वो क्यों इससे छुप गया? क्योंकि आसपास बहुत अच्छे बड़े प्लेयर्स थे। आपका क्या है, मैं भी नहीं परफॉर्म कर रहा और आसपास भी मेरे दोस्त खेलेंगे। नहीं तो आप मुझे बताएं, शान मसूद बाबर से अच्छा प्लेयर है या अच्छा कैप्टन है? शान मसूद कुड बी, देखिए टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट हो गया। शान मसूद कुड बी अ गुड कैप्टन, हो नहीं पाया। वो एक एक्सपेरिमेंट था जो, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। फिर जब आप पाकिस्तान आए तो आपने वो जो फास्ट बॉलर्स पे रख के खेला, जबकि आपको यहाँ पे वो करना चाहिए था जो बाद में आकिब जावेद ने आके किया कि स्पिन विकेट्स बनाई और स्पिनर से डोमिनेट किया, तो वो गलतियां हुई हैं। वो तो शान मसूद के फादर ने पूरी टीम बनाई थी, तो कप्तान क्यों नहीं बनाएंगे? भला इनडायरेक्टली यू कैन से। नहीं, ये तो कहने की बात है, क्योंकि वो रिसोर्सफुल आदमी है तो हम ये कह रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं। उस वक्त भी हमारे पास नहीं, आप ईमानदारी से बनाएं, बताएं आप शान मसूद वाज अ कैप्टन और नॉट? कैप्टन मटेरियल है वो या नहीं है? देखिए, वो तो आपने ट्राई किया। मैं तो आम आदमी हूं ना, मैं देख के बता सकता हूँ, आई नो क्रिकेट वेरी वेल, कि वो उस स्लॉट में उससे बेहतर प्लेयर्स मौजूद थे, उससे बेहतर कैप्टन आपके पास तो अभी भी कैप्टनसी का ऑप्शन नहीं है। आप मुझे बताइए ना, अभी मैं कहता हूँ आपने T20 का कप्तान बनाया सलमान अली आगा को, सही है, आई लाइक हिम, उसका माइंड बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, माइंड स्ट्रांग है, उसका विजन अच्छा है। अब क्या हो रहा है, हम इस तरफ तो क्रेडिट दे रहे हैं कि जब वो 2 प्लेयर आउट हुए तो उसके बाद उन्होंने हसन नवाज को भेजा, फिर उसके बाद उन्होंने मोहम्मद हारिस को भेजा। उन्होंने देखा कि सिचुएशन ऐसी है, मैं इतना नहीं मार पाऊंगा। दूसरी तरफ स्पिन बॉलिंग विकेट है, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, वो ओवर नहीं करा रहे, तो बैटिंग उन्होंने की नहीं, ओवर उन्होंने करा, एज कैप्टन खेल रहे हैं। तो आपके पास तो अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका ये तैयारी का टाइम था कि आगे ट्राई सीरीज आनी है, एशिया कप आना है, अगले साल वर्ल्ड कप है, सही है, क्या तैयारी हुई आपकी? अच्छा, बांग्लादेश में आपकी तैयारी हुई है, वेस्ट इंडीज में आपकी तैयारी हुई है, पिचेस ही ऐसी नहीं थी, तो हम तो वो तैयारी का फैक्टर हमारा वहीं का वहीं है। लेकिन आप ये देखें कि हमेशा से कहते हैं क्रिकेट में, आपने भी सुना होगा कि मैचेस बॉलर जिताते हैं। एक बात सवाल, और दूसरा हमारा पहला रह गया था क्वेश्चन, आपने कहा कि T20 में वो
अच्छा बॉलर लेते हैं और अच्छा बैट्समैन होता है, और वो T20 के हिसाब से वो प्रोन हो खेलने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर फील्डिंग में कोई हल्का प्लेयर है हम उसको भी ले लेते हैं, वो 2-2 3-3 कैचेज छोड़ता है। और अभी बांग्लादेश में आपकी मिसाल आपके सामने है, या तो उसको इतनी प्रैक्टिस कराई जाए कि वो अपनी वीकनेस दूर कर ले, और या फिर वो प्लेयर ही ऐसा ले कि वो फील्डिंग ऑलराउंडर भी हो। हमारे पास तो खैर अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन ही नहीं है ना। ये बातें वो करें जिनके पास बहुत टैलेंट हो। पहले तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के उससे ये बात कह दूं कि ये इस गलत फहमी से बाहर आइए कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। पाकिस्तान में कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, और जो टैलेंट बचा कुछ है उसका आपने कत्ल कर दिया है। और फास्ट बॉलर की बैटरी नहीं, कुछ भी नहीं है। सब ये हमारे ये हमारा ना अपना प्रोपेगेंडा है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए कि आप कहते हैं टैलेंट बहुत है, जो टैलेंट आ रहा था, ये जो इंडिया अभी जीता है टेस्ट मैच, अभी हम बात ही कर रहे थे, टेस्ट सीरीज बराबर की है, ये प्लेयर्स की जीत थोड़ी है, ये उनके सिस्टम की जीत है। उनके सिस्टम की जीत कैसे है कि महेंद्र सिंह धोनी, देखिए मैं इमरान खान को ना मैंने वीडियोस में ही देखा है, बचपन में बहुत देखा है, मुझे याद नहीं है। आज तक हम वो सुनते हैं कि वो बहुत बेहतरीन कप्तान थे और उनका विजन बहुत अच्छा था। मैं ऑब्वियसली जाहिर है 8-9 साल का था जब वो रिटायर हो गए, तो मुझे तो नहीं याद। मुझे इस ज़माने में एक कप्तान याद है जो चेस प्लेयर की तरह चलता था, आगे की 4 मूव्स जानता था, वो था महेंद्र सिंह धोनी। धोनी गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोहली आ गया, उससे पहले धोनी से भी पहले से शुरू करें तो सौरव गंगुली ने इनको बाहर जीतना सिखाया है, सही है। फिर धोनी, फिर कोहली के बाद रोहित शर्मा, अब शुभमन गिल, फर्क ही नहीं पड़ रहा। सीमलेस ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। हमारा एक जाता है, हम अगले 3 साल रोते हैं, वसीम भाई चले गए, इंजी चले गए। ये हमारे पास यूनुस भाई के पास हमें कोई ग्रेट ही नहीं, कोई रोल मॉडल है टीम में यूनुस भाई के पास। देखें, एक बहुत बड़ी चीज़ आप भूल रहे हैं, हमारे सबसे इंडिया में और हमारे सिलेक्शन में, कप्तान की सिलेक्शन में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, वो कप्तान को ऐसा लेकर आते हैं जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, जो प्रेशर झेलने की सलाहियत रखता है। वो ये नहीं समझता कि भाई अब ये मैच हमारे हाथ से चला गया और वो लूज़ कर जाते हैं। हमारे तो जो भी कैप्टन आए वो आप उनकी फेस देखें तो वो शक्ल से मैच पहले वक्त से पहले ही छोड़ देते हैं। नहीं, ये किसका कसूर है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका सिस्टम इतना कमज़ोर है। और जो कुछ ठीक था, जिस फॉर्मूला पे आप कभी कभार जीत जाते थे, जैसे 92 में जीते, फिर 2009 में जीते, फिर 2017 में जीते, आप जो जीतते थे वो भी अब देखिएगा स्लो हो गया है प्रोसेस। काफी टाइम पहले रवि शास्त्री ने कहा था ये इंडियन टीम 3-4 आईसीसी इवेंट जीतेगी, वो T20 भी जीत गई, वो अपना ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गई, वर्ल्ड कप में एक ही गेम हारी, वो फाइनल। सही है, तो वो उनके सिस्टम की जीत है। आपका सिस्टम जो सही था वो खान साहब के जमाने में वो भी चला गया ना। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उनकी आबादी नहीं देख रहे, लेकिन उनका सिस्टम आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, टैलेंट मर गया। यहाँ तो आप मुझे बताइए ना, क्रिकेट हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं है, हमारे यहाँ क्रिकेट ही एक खेल बचा है। उसमें भी जाहिर है वो कितने गिनती के लड़के होते हैं जो सर्कल में होते हैं, 40-50 लड़कों के, उससे आगे के लड़कों का क्या है? डिपार्टमेंट उनकी टेक केयर करती थी कि वो जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं उनका घर चले, उनकी चीज़ें पूरी होती रहें। जब आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म कर देंगे तो कैसे प्लेयर, तो फिर वही होगा ना कि कोई करीम चला रहा था उस ज़माने में, कोई किसी ने कोई दुकान खोल ली, सब्जी बेच रहे, फ्रूट वाले हैं जी। तो ऐसा ही होगा। आपने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय उसको वीक किया। अब ये हो रहा है कि आपके पास वही अब मैंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे एक बात कही थी, मैंने कहा पाकिस्तान की क्रिकेट में अब पता है क्या है, जो टीम में नहीं है ना वो आपको याद आएगा, जब वो टीम में आ जाएगा तो आपको दूसरा याद आएगा कि यार इससे अच्छा तो वो था। ऐसे ही था। आपकी गिनती के तो प्लेयर्स हैं, वही गोल गोल घूम घूम के टीम में आ जाते हैं। आपने 92 के वर्ल्ड कप के मैचेस तो देखे होंगे। हाँ जी बिल्कुल। उसमें उसकी स्ट्रेटजी होती थी कि 40 ओवर तक विकेट्स कंटेन करके रखो और लास्ट ओवर में वो रिमांड लेते थे, और वो उसने अचीव किए और सक्सेस भी हुई उसमें। उसी से वो 92 वर्ल्ड कप जीते थ्रू आउट। उसके बाद 1996 में श्रीलंका आया, पावर प्ले में उन्होंने ठा करके गेम की डायनामिक्स चेंज कर दी, उन्होंने उसी पे पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद अब अगर हम अब आते हैं तो आप अगर पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म नहीं करें और लास्ट 10 ओवर्स में नहीं करें, फिर मिडिल ओवर्स में भी आप अपना रन रेट मेंटेन नहीं करें, तो आप मैच नहीं जीत पाते। ये एक अलग बात है कि कैच ड्रॉप हो गया या क्लिक कर दिया या कोई
बैटिंग कोलैप्स हो गई, ये कोई बॉलिंग क्लिक कर गई तो आपका मैच चेंज हो जाता है। तो आपके ख्याल में अब कौन सी टेक्निक है कि जो पूरे 50 ओवर्स या पूरे 20 ओवर्स T20 के अंदर आपको वो स्ट्रेटजी मेंटेन करके चलानी होती है एज ए क्रिकेट लवर, एज ए एंकर, और वो मैं आपसे पूछना चाह रहा लेकिन सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं वो सारी बातें ठीक जी। है, लेकिन आप उसमें प्लेयर क्वालिटी भी तो चेक करें ना। 92 में इमरान खान वाज कैप्टन, वी हैड वसीम अकरम जो कि इस वक्त भी दुनिया की, अगर आज वसीम अकरम हो तो दुनिया की किसी भी टीम में उनकी जगह बनती है जी। सही है। जावेद मियादाद की दुनिया की किसी भी टीम में जगह बनती है। इंजमाम अपनी पीक पे दुनिया की किसी भी टीम में जगह बनती है। तो आप पहले वो स्किल लेवल तो देखें। फिर आपने एग्जाम्पल दी श्रीलंका की, तो श्रीलंका में सनत जयसूर्या, अरविंदर डिसिल्वा, मैं तो आज तक बड़ा कंफ्यूज हूं कि श्रीलंका का ग्रेटेस्ट बैट्समैन संगकारा है कि डिसिल्वा है। तो जो टैलेंट है वो इतना ज्यादा था, तो उसकी बेस पे ही होता है ना काम। आप टैलेंट के बगैर नहीं कर सकते। आपके पास अभी आ रहा है बहुत मीडियोकर किस्म का टैलेंट, बहुत एवरेज, पॉलिश नहीं है, पॉलिश नहीं है, या तो फिर ऐसा रॉ है, रॉ टैलेंट है लेकिन नहीं, उस पे भी मैंने वेरी डिबेटेबल। देखें क्या आप अपना रॉ टैलेंट, ऑस्ट्रेलिया भी एक बार वकार यूनुस कोच थे, वो लेके चले गए थे आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया के, उनका पेस है थोड़ा सा, तो वहां से कह रहे थे स्कूल बॉयज की क्रिकेट लग रही है। तो आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हम बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। हम सोचते हैं ये सीरीज़ निकल जाए, ये हो जाए, इसके बगैर हम कैसे जीतेंगे, उसके बगैर हम कैसे जीतेंगे। तो ये जब तक आप करेंगे ना, क्योंकि इंजरी होती है, इंजरी के बाद आप 4 उससे नेट्स में ट्राई लेते हैं, दोबारा से 4 ओवर कराते हैं, देखते हैं अच्छा सही है, आ जाओ टीम में वापस। वो पूरा एक प्रोसेस है। दूसरी टीमों के बॉलर्स इंजर्ड होते हैं, वापस आते हैं स्ट्रॉन्गर, दे लुक बेटर देन बिफोर। आपका वाला तो आप कहते रहते हैं यार ये वो वाला शाहीन नहीं रहा, ये वो वाला नसीम नहीं रहा, क्योंकि आप इतनी जल्दी उसको वापस इन कर लेते हैं। आपका कोई प्रोसीजर है ही नहीं। आप ही की इसी बात को मैं लेके चलता हूँ, और आप लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं उनको बैठ के। अगर एक प्लेयर है उसको आपने चांस देना है, एक सीरीज में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आप लोग और सीनियर प्लेयर्स बैठ कर उसको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मजबूरन प्रेशर में आके सिलेक्शन कमेटी को उस प्लेयर को चाहे अच्छा हो निकालना पड़ता है, फिर उसको कमबैक कराते हैं। अब एक नया प्लेयर है, उसको कमबैक करने में कितनी मुश्किल होती है। तो ये कितना बड़ा एक अलमिया है नए प्लेयर के लिए, जबकि एक पॉलिसी डिफाइन हो कि हमने कम से कम 2 या 3 सीरीज देनी है जहां वो अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाए तो फिर निकल कर आए। वो बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। लेकिन इसकी दो पहलू हैं। नंबर 1 ये, हम इस बात पे बोलते हैं कि फिर अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ हो। अगर एक लड़के को मिल रहे हैं 8-10 गेम तो फिर दूसरे को भी मिले 8-10 गेम। एक को मिल रहे हैं 8-10, दूसरे को मिल रहे हैं 3। एक को खिला रहे हैं आप बिला वजह हर जगह, दूसरे को आप बाहर बिठा के रख रहे हैं। अब इस जो ये पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज थी, इसका आखिरी मैच आप 2 ऐसे प्लेयर से जीते हैं जिनको आपने हमेशा यूजलेस समझा। साहबजादा फरहान हर जगह उसने रन किए हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि वो नंबर 1 T20 ओपनर है। भरपूर रन किए हैं, भरपूर रन अनकंपेरेबल। और दूसरा सुफियान मुकीम जो समझ में ही नहीं आता यार, वो इतना अनऑर्थोडॉक्स है, उसकी ग्रिप भी अजीब सी है। आप उसको जहां खिलाते हो वो विकेट लेता है, लेकिन उसकी मजबूरी ये बन गई है कि जब वो खेलता है ऐसा लगता है उसका डेब्यू गेम है, क्योंकि आप बीच बीच में इतने गैप देते हो। आपने बांग्लादेश की सीरीज आप 2-1 हारे, वहां हर प्लेयर दोनों टीमों से ट्राई हुआ सिवाय सुफियान मुकीम के। तो आपने ज्यादती किसी के साथ करते हैं और किसी को नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये किसकी कमजोरी है कि आप मीडिया के कहने पे प्लेयर को बाहर कर रहे हो, बाकी में तो नहीं होता। यस, कभी भी बाकी में तो नहीं होता। पूरी दुनिया में नहीं होता। आपसे किसने कहा है आप 4 प्रोग्राम टीवी पे देख के टीमें बनाओ? आपका क्या विजन है, आपने क्या सोचा है? मुझे इस लड़के को इतना मौका देना है, आप मेरे कहने से बदल रहे हैं, तो आपसे ज्यादा वीक कोई है ही नहीं भाई। ये तो बातें होंगी दुनिया में, एनालिसिस तो होंगे, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, ये ऐसा था, ये ऐसा था। मेरे कहने पे आपका माइंड क्यों चेंज हो रहा है? आपका विजन तो ये था ना कि मुझे इसको 10 मैचेस खिलाने थे, इससे पहले मैं नहीं हटाऊंगा। टीआरपीज भी तो करनी होती है ना बॉस, ट्राई हो जाएगा वो। सही है ना। लेकिन बोर्ड क्यों इस पे चल रहा है? सिलेक्शन क्यों ये मान रही है? मुझे ये बताइए कि पीएसएल में फाइनल है या सेमीफाइनल है, कोई प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल देता है, उसका दिन होता है, बाकी कंसिस्टेंट नहीं है, आप उसको पाकिस्तान खिला देते।
अगर आपने कभी भी मेरा कोई भी प्रोग्राम देखा हो ना, जी। तो मैंने ये हमेशा कहा है कि आपको अपना क्राइटेरिया सेट करना है। आईपीएल से बड़ी कोई लीग नहीं है। आई एम सॉरी, देखने वाले कह रहे होंगे बार बार इंडिया की एग्जांपल जी, दे रहा हूँ, जी। वो ग्रोथ है भाई, उसकी एग्जांपल ना दूं तो किसकी दूं? आईपीएल की खाली बेस पे टीम में लड़का नहीं आता, वो अपनी डोमेस्टिक। अब आपको मैं एक बात बताऊं, 2023 में इंडिया की वनडे टीम का सबसे इंटेग्रल मेंबर श्रेयस अय्यर वाज ड्रॉप्ड बिकॉज वो डोमेस्टिक नहीं खेला था। जड़ें ये मजबूत आप नहीं थी उन्होंने सोच सकते हैं? नहीं, सवाल ही पाकिस्तान में सोच सकते हैं ये नहीं बात? नहीं, इम्पॉसिबल। हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक का बहाना ढूंढ रहे होते हैं लड़के बाहर मैं तो भागने कह रहा का। था कि ये बाबर आजम जाए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आए, इसकी सारी जितनी वीकनेसेस है वो दूर हो सर, जाएगी, आप- इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नाम नहीं लूंगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक पाकिस्तान की टीम का ऐसा प्लेयर है जिसको उसकी डोमेस्टिक टीम के कोच ने कहा कि आप ये लेट क्यों आ रहे हैं? कह रहे हैं मेरा एहसान माने में आ रहा हूँ। ये तो अपने हिस्ट्री में सारे प्लेयर करते थे। तो दैट डज नॉट मेक इट राइट। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये आपके शोएब अख्तर तो प्रैक्टिस में ही नहीं आते थे। आपकी सिस्टम की कमजोरी है जी, ये आपके सिस्टम की कमजोरी है। जब आपने प्लेयर को गेम से बड़ा होने देंगे ना, तो फिर उसी के आसपास घूमेंगे। जब हमारा चेयरमैन कहता है कि मुझे इस प्लेयर के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता, तो फिर वो प्लेयर ही चलाएगा बोट। नहीं तो अगर आपके ये तो हमारे फॉर्मेट चेयरमैन रमीज राजा का जुमला सबको ही पता है ना कि इस प्लेयर के अलावा इसके आगे तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। Yes. तो फिर तो वो टीम बनेगी। 2024 की टीम कॉम्प्रोमाइजेस से भरी हुई नहीं है जो T20 की टीम है। जो प्लेयर्स बाहर बैठ के आपके कप्तान के बारे में पूरे पूरे सीजन निकाल गए टीवी पे, वो उसके साथ टीम में आ गए। वो कप्तान जो है सिर्फ कप्तानी के लिए इस बात के लिए एग्री हो गया कि ये भी टीम में आ जाएं, और फिर आप यूएसए से हार रहे हैं। आप तो कॉम्प्रोमाइजेस पे गेम खेलते हैं ना यार। वो तो हरवाया गया या जान के हारे, वो तो यू नेवर नो। नहीं, ये तो अल्लाह को मालूम होगा। मैं इस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ जब आपकी नीयतें ही सबकी ठीक नहीं है, जब आप एक दूसरे के साथ सिंसियर ही नहीं है, एज अ टीम आप कैसे परफॉर्म करेंगे? 1999 में बांग्लादेश से हरवाया गया, 2011 में इंडिया से हरवाया गया, और अब आके मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाता क्योंकि हमारे पास उसकी कोई ठोस एविडेंस नहीं है ना, तो मैं उस पे नहीं जाता। बट ये कि क्रिकेट तो देखते हैं, उसमें तो सामने ठीक नजर है, आता है। ठीक है, कि आप मतलब आप वो सारे जो मिसबाउल हक था, वो सारी बॉलें उसने टुक टुक कर करके रोकी, और जब आखिरी 2 ओवर रह गए तो फिर वो छक्का मारे और उसने 2-3 छक्के मारे निकल के। लेकिन तो मतलब बात ये कि तो ऐसा तो नहीं है ना, नजर आ रहा था ना, वो तो क्लियर है। नहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मिसबा पहले बड़े जयसूर्या थे। मिसबा तो खेलते ही इसी तरह से थे। सर, तो मैं उसकी टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी है 55 बॉल्स पे। ये वाली बात रहने दें, बिल्कुल सही है। तो जब आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो जाहिर है वो सेंचुरी आप यूएई में बना रहे हैं और इंडिया के खिलाफ मैच का प्रेशर कुछ और ही होता है, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन आई एम सेइंग कि जब आप किसी चीज के लिए साफ नियत से और सब एक गोल के पीछे ना हो, सबका गोल एक होना चाहिए। यहाँ तो मैं आपको बताऊं, ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम, ये पाकिस्तान की कैप पहनना, स्टार सीने पे सजाना एक बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। वो सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि उनको लीग्स में अच्छे पैसे मिलेंगे। खत्म हो गई ना बात। लेकिन आपने अभी रमीज राजा का जिक्र किया, आपने उनको क्रिटिसाइज किया। मैं ये कहता हूँ कम से कम उस बंदे को, वो क्रिकेट तो खेला हुआ था। ये मोहसिन नकवी, इनको तो कोई आइडिया ही नहीं है क्रिकेट का, और उसके बावजूद ये अफेयर्स चला रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करें दोनों को, तो वो देखें, वो जो भी सिलेक्शन कमेटी बनाते थे वो कुछ सेंस होता था कि ठीक है वो क्लिक किया या नहीं किया। JPL शुरू की उन्होंने, पाकिस्तान जिसका हम कहते हैं पैसों का इतना वो रहता है जी, जो जूनियर प्रीमियर लीग की उन्होंने, सारी दुनिया में छोटे बच्चों को T20 क्रिकेट से दूर रखा जाता है, उनकी बेस अच्छी बनाई जाती है। उस JPL का क्या फायदा हुआ, क्या किया? देखिए आप नहीं तो कर सकते हैं। नहीं, मैं क्रिकेटर चेयरमैन वाली आपने बात की ना, तो मैं बताता हूँ कि क्रिकेटर चेयरमैन ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, सही है ना। वो फिर ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी का क्या हुआ? पिचेस बन रही थी ऑस्ट्रेलिया वाली, उसका क्या हुआ? वो लाना एक अजाब, पिचेस बनाना एक अजाब, उसको मेंटेन करना इतना एक्सपेंसिव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये जो दूर की बातें बिला वजह में कह देना, चेयरमैन बनने से पहले आप इतना हार्श उड़ा रहे हैं, और चेयरमैन बनने के बाद आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि टीम अच्छा नहीं खेल रही, आप आग बगूला हो जाते थे। तो जब आप टेबल के उस तरफ हो तो कुछ और आपका तरीकेकार, जब आप इस तरफ आए तो कुछ और आपका तरीकेकार। तो ये तो मैं नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात ये, क्रिकेटर होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इदारा चलाने वाली जॉब है।
इससे मैं बिल्कुल इस बात में नहीं, हाँ आपकी कोई एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जो क्रिकेटिंग अफेयर्स देखे, जो इस वक्त चाहते ना चाहते, माने ना माने, वो काम आकिब जावेद कर रहे हैं, सही है जी। उनके अंडर से सारी चीजें चल रही हैं। उनको तो सारे वो जो कर गए, उन्होंने तो सारे कोच निकलवा दिए कि बस मैं ही बनूंगा, मैं दूल्हा भी मैं बनूंगा, दुल्हन भी मैं बनूंगा और काजी भी मैं बनूंगा। उन्होंने तो ऐसा किया और सबको चलता कर दिया। उसके बाद टीम का क्या हाल हुआ, देखिए वो ये समझ रहे थे कि शायद मैं लाहौर कलंदर जो है वो ये पाकिस्तानी टीम लाहौर कलंदर की तरह चला लूंगा। लाहौर कलंदर तो एक क्लब है जो कि बाद में जाके एक आपकी फ्रेंचाइज बन गई और इत्तेफाक से तुक्के में भी जीत भी गई। वो भी नहीं, तुक्के में नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो हार भी रही थी ना जी, तब भी, क्योंकि हम तो कराची किंग के साथ में ARY की वजह से बहुत ज्यादा वो रहता है, जब वो हार भी रही थी तब भी हम ये बात कहते थे कि ग्राउंड वर्क कर रहे हैं आकिब भाई, सही वो है तो ना? टसल में ही रहते सारे नहीं, प्लेयर्स नहीं, के, उनके तो अपने ग्रजेस इतने ज्यादा सीवियर। आकिब जावेद के यस, नहीं, वो इनको ये पसंद है, ये नहीं पसंद, ये उसकी लॉबी का प्लेयर है, इसको नहीं खिलाना। नहीं, आकिब जावेद नहीं, बिल्कुल ये नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। लाहौर कलंदर में तो ऐसे ही होता है। नहीं, आकिब जावेद ने ग्राउंड वर्क किया, उन्होंने टीम की बेस बनाई, सही है, गिमिकी काम नहीं किया, टीम की बेस बनाई, तो फिर बाद में आपको रिजल्ट्स मिलने लगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो जाहिर है एक क्लब है, उसको आप पाकिस्तान टीम को ऐसे नहीं चला सकते। तो आपने सारे छह प्लेयर तो वहीं के डाले हुए थे। लेकिन हाँ ये भी है, ये भी मैं मानता हूँ, सही है कि तो मतलब तो अब माइक हैसन आया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के आ गए सारे। हमारे यहाँ कौन ठीक है जो हम किसी एक पे बात करें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेन कोचेस भी आए तो वो मामलात आकिब जावेद की वजह से नहीं हुए, वो मामलात खराब इस वजह से हुए कि आपका पहले आप क्या करते हैं, इंडिया गोरे को रखता है ना, उस पे एहसान करता है, हम गोरे को रखते हैं, वो हम पे एहसान कर रहा है। जब आप गोरा लाते हैं फिर उसके बाद आप कहते हैं ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये पावर भी ले लो, ये भी तुम करना, ये भी तुम करना, कप्तान तो टॉस करने जाएगा, तुम हर चीज करना। जब रिजल्ट्स नहीं आते आहिस्ता आहिस्ता उससे सारी चीजें वापस ले लेते हैं। दी हुई चीज वापस लेना बहुत इंसल्ट लगती है, तो वो फिर वो ये पैदा होती है, रिफ्स यहाँ पे पैदा होती हैं। और जहां तक बात है, मैं बताऊं आपको, जेसन गिलेस्पी का मैंने इंटरव्यू किया जब वो आए, ही वॉज सो एक्साइटेड, उनके पास बड़े प्लान्स थे, वो बहुत कुछ सोच रहे थे। साथ आपने लगाया अजहर महमूद को, वो भी इंग्लैंड में ही रहते हैं ना, उनको भी यहाँ का कुछ नहीं पता। वो एक टेस्ट सीरीज हारने के बाद कह रहे हैं हमारे पास स्पिनर नहीं है अच्छे। बाद में आकिब जावेद आए, उन्होंने स्पिन विकेट बनाई, साजिद और नुमान क्या आज पैदा हुए थे? तो हाँ। ये तो अच्छे स्पिनर्स थे। गलती आपकी ये है कि जब आप गोरा लाते हैं तो उसके साथ ऐसा बंदा लगाइए जो उसको यहाँ की चीजें सही से समझा सके, जो उसको सही गाइड कर सके, विकेट कल्चर बताए, ग्राउंड कल्चर बताए, प्लेयर्स कल्चर बताए। मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट गिविंग एन एक्सक्यूज, जो कि कोच को खुद भी पता होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी जगह आते हैं तो उसका राइट हैंड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, आजकल सारी स्किल्स हों या नहीं हो, किसी भी सेलेक्टर का दामाद होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल टीम में आने के लिए। दामाद से अब निकल गई है बात, अब बेटे की तरफ आ रहे हैं ज्यादा, अब सबके बेटे भी क्रिकेट खेलेंगे। अब तो चल ही रहा है ना, चाहे वो 150 किलो के हों। भाई वो तो देखिए क्लियरली हमने कितना जुल्म है हमारी टीम के ऊपर। जबकि मैं मोइन भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मोइन भाई ने बहुत सर्व किया है, ही वाज मैन ऑफ क्राइसिस उनको कहा जाता है, बड़ी मुश्किल सिचुएशन में खेलते थे। बेटे का जहाँ तक प्रॉब्लम है ना, वो ये कि इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, कि अगर वो किसी और का बेटा होता, किसी गरीब का बेटा होता, तो ग्राउंड में नहीं घुसने दिया जाता इस जिसामत पे, खेलना तो बात की बात। बेगम साहब का बहुत प्रेशर था ना, अब वो जो भी है, हाँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू लुक द पार्ट। इफ यू आर अ क्रिकेटर, यू आर अ स्पोर्ट्समैन, आपको वैसा दिखना जरूरी है। और जो हार्डवर्क मोइन भाई फील्ड में करते थे ना, मैच खत्म होने के बाद भी ग्राउंड में चक्कर मार रहे होते थे, वो बेटे को थोड़ा सा सीखना चाहिए था। सही है, लेकिन गलती ये नहीं है ना, गलती ये है कि पूरी एक लॉबी थी ना जो खिलाने में लगी हुई थी, पीछे एक लॉबी थी पूरी जो खिलाने में लगी हुई थी। लेकिन अब आप बताइए कितना आप खिला सकते हैं? ये ऐसी चीज है कि ये फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी है कि लीग्स भी खिला दी, इंटरनेशनल लीग्स भी खिला दी। देखिए वो बहुत अच्छा पावर हिटर था, लेकिन जो उसकी गलतियां थी वो गलतियां ओवरकम नहीं कर पाया, ओवरकम। सही है, तो इतना ही कोई कर सकता था ना उसके लिए जो किया, लेकिन वो नहीं चल पाया। तो अब बात तो आगे बढ़ गई, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक फेज आने वाला है, सबके बेटे खेलेंगे। डोंट यू थिंक कि उसकी वजह से मोइन खान की पोजीशन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत खराब हुई? नहीं, आई डोंट थिंक सो। उनका एक अपनी जगह, एक अपना रोल। अवाम ने तो बहुत क्रिटिसाइज किया। देखिए मोइन भाई का क्या ताल्लुक है? क्या मोइन भाई गन पॉइंट पे खिला रहे थे? खत्म ना।
भाई उनका बेटा था, सेलेक्टर उनके साथ के हैं, इनका भी मौका लगता है। मेरा कोयटा ग्लैडियर से खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे को नेशनल खिला देता हूँ, वो 2 बंदे ले लो, गिव एंड टेक होता है, देयर इज नो फ्री लंच बडी। वो सही सही इसके बगैर थोड़ी होता है। आजकल कोई किसी को लिफ्ट नहीं कराता, चाहे आपका क्लोजेस्ट बड़ी क्यों नहीं हो। अच्छा, उसको उसके बदले में तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना। चले ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ, तो दुनिया के जो लीग्स में वो खेल रहा था हर जगह, वहां क्या मोइन भाई की चल रही थी? हाँ, पाकिस्तान का तो आप कह रहे हैं ना, देखिए पावर हिटर तो वो था, जो वो नहीं कर पाया क्योंकि आपको मतलब आपकी बॉडी इतनी रिजिड हो जाए, ओवरवेट हो जाती है। आपको पता है काउंटी में भी सारे जो मैनेजर्स होते हैं कैसे वहां खिलाते हैं, पैसे लेके खिलाते हैं, कर भी तो आपको पता है अच्छी नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह। मैं ये कह रहा हूँ कि कर भी रहा था ना, डिलीवर भी कर रहा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा। 10 मैचों में एक में मैच में और 28 छक्के मार दिए उसने एक मैच में। लीग्स वगैरह में बहुत अच्छा कर रहा था, ऐसा नहीं था। इतने सारे स्पोर्ट्स एंकर हैं, आपका फेवरेट कौन है और आपका कंपटीशन किससे है? सही सच बताइएगा। यानी आपने नॉट कंपटीशन इन रियल सेंस, बट आप चाहते हैं कि मैं इनसे अच्छा हो जाऊं या इनसे अच्छा परफॉर्म करूं, या आपने किनसे इंस्पिरेशन ली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक तो हमारी फील्ड इतनी छोटी है ना जी, कि 4-5 ही हैं, गिने चुने हैं, तो कंपटीशन नहीं है, तो इसीलिए आप फ्लरिश कर गए, वरना सबसे जो है ना वो अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा। हाँ, एक है जिनका आपने कहा कि कौन है ऐसे, वो इस वजह से नहीं कि कोई मुझे लगता था कि यार मैं इनको देखूं, या वो मुझे ये फीलिंग आती है, एक तो मेमोरी वाइज वो बहुत स्ट्रांग है, दूसरा उन्होंने मुझे गाइड बहुत किया है, तो ये मैं हाँ, वो है मिर्जा इकबाल बेग। मैं उन्हीं का नाम लेने वाला था। मिर्जा इकबाल बेग की ये क्वालिटी है कि मैं जब नया फील्ड में आया था तो मैं उनको फ़ोन करके कहता था कि इकबाल भाई कुछ अंदर की खबरें बताइए, कुछ, क्योंकि कोई मेरा तो इंटरेक्शन नहीं था, मैं तो स्टूडियो में बैठता था, तो वो मुझे पूरा हेल्प करते थे, गाइड करते थे। तो किसी नए आने वाले के लिए अगर मैं भी कभी ऐसा कर पाऊँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि 2009 में बीजिंग ओलंपिक पीटीवी कर रहा था, तो बीजिंग ओलंपिक की कोई 7-8 फीड्स पीटीवी के पास आती थी, तो उन्होंने ये सोचा था कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हम ओलंपिक की कवरेज करेंगे। और वो उस पर उन्होंने कहा कि आप फॉर्मर ओलंपियंस को लेके बैठ जाए। मैंने कहा देखिए, ओलंपियन तो किसी एक गेम पे बात कर पाएगा ना, मैं समझता हूँ मेरे साथ एक 4-5 नए एंकर्स का पैनल बनाइए जो हर गेम पे बात कर सके। तो मुझको शायद शोएब रिजवी ने बोला था कि ये पहला आदमी होगा दुनिया का जो अपना कंपटीशन खुद क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ये बताएं मुझे, एंकरशिप ज्यादा डिफिकल्ट होती है या कमेंटेटरशिप? कमेंटेटर बहुत मुश्किल, कमेंट्री करना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज उसमें ना यू हैव टू हैव अ फ्लो एंड अ वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स, क्योंकि नॉलेज एंड रिकॉर्ड्स पता होने चाहिए। अब तो खैर वो आपके सारे सामने अवेलेबल होते हैं, वो सब मिल जाता है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि क्योंकि वो चीज बहुत थोड़ी सी हो रही है और उस पर बहुत बात करनी है, तो वो जरा ज्यादा मुश्किल का। इंटरनेशनल एंकर्स में आपको कौन से पसंद है? इंटरनेशनल, इंडिया भी, आई मीन उसके अंदर इंडिया भी है। ऐसा कोई मुझे कोई खास ऐसा मेजर लगा नहीं। जैसे नॉन क्रिकेटर में मुझे हर्षा भोगले बड़ा अच्छा लगते हैं, हालांकि वो क्रिकेटर नहीं थे जी, लेकिन वैसे रिची बेनो, हाँ, वो तो खैर बहुत बड़ा नाम है कमेंट्री का। तो बाकी मुझे एज अ स्पीकर, एज एन एनालिस्ट, मुझे सलमान बट लगता है बहुत अच्छा बोलते हैं जी। बासिद अली बहुत अच्छी इनसाइट्स देते हैं। कामरान अकमल इज वेरी विटी, वो एक अलग डायरेक्शन में कि कभी बोरिंग नहीं होता उनके साथ शो। सही है। तो ये लोग हैं जो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा बोलते हैं और बड़ा इनके पास ना मटेरियल बहुत अच्छा है। बासित का मैंने कहा ना, बासित अली इनसाइट्स बहुत लाते हैं, गेम को देखने का जो उनका नजरिया है वो बड़ा मुख्तलिफ है। पिच, मौसम, ड्यू, ये सारे फैक्टर्स क्रिकेट में इक्वली इंपॉर्टेंट है। शुरू में बड़े बोरिंग होते थे, स्लो बोलते थे, अब हम ये इंतजार कर रहे होते थे कि बॉल किस तरीके से पहुंचेगी वो जाके। अच्छा, एक इससे हटके थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ये रिदम का नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे ऑडियंस उसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे। आईपीएल, छोटी बाउंड्री, पटाखा विकेट और टुच्चे बॉलर,
और उसमें बैट्समैन इंतहा कर देता है छक्कों की और बारिश कर देता है, और जहां कराए 100 रन, 150, 200 प्लेयर बना रहे होते T20 के अंदर। लेकिन मेरे ये क्रिटिसाइज करने के बावजूद वहां से कितने अच्छे T20 के प्लेयर्स निकल रहे हैं और कितनी अच्छी क्रिकेट हो रही है, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। हमारे यहाँ PSL में ये क्यों नहीं है? हमारे यहाँ PSL में बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं टैलेंट नहीं कहूँगा क्योंकि टैलेंट के खिलाफ हैं आप, बॉलर्स उनके मुकाबले में IPL, क्योंकि IPL बड़ा है तो उसमें ज़ाहिर है इतनी क्वालिटी ऑफ बॉलर्स नहीं होते, तो ये PSL इतना परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हमारी नेशनल टीम को सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? नंबर 1 ये कि मुझे ये समझ नहीं आया, आपने कहा कि टुच्चे बॉलर्स, IPL में कौन सा बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं खेलता? स्टार से सजी होती है। PSL में आपको मिलते हैं रिटायर्ड क्रिकेटर्स या IPL के रिजेक्ट्स। PSL में आपके पास कौन से करंट प्लेयर्स आ रहे होते हैं? वो इस टाइम पे रेस्ट कर रहे होते हैं। ये खाली एक मसला है PSL का जो इसको हर्ट कर रहा है। अदरवाइज PSL इतनी एंटरटेनिंग है, जरूरी थोड़ी कि हर मैच में 200 रन बने, 150 भी कभी कभार बड़े एक्साइटिंग होते हैं। वो बनाना, वहां तक पहुंचना, तो 120 130 पे मैच ऐसे फंसे हुए आए कि तो वो बॉलिंग वाली जो आप बात कर रहे हैं, वो क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपको वो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। सही है। अदरवाइज अगर आप दोनों लीग का कंपैरिजन करें तो उसमें क्रिकेट से ज्यादा द हाईलाइट इज द स्टार पावर। दुनिया भर के स्टार्स वहां खेलते हैं। नंबर 1 पाकिस्तानी बॉलर जो, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, वो अच्छे क्यों होते हैं? नहीं, वो तो हमारी बॉलिंग, जबकि टैलेंट नहीं है आपके कहने के। मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ टैलेंट जिस तरह से हम करते हैं ना, बहुत टैलेंट है, वो नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम बॉलिंग नेशन तो हैं, हमारे पास बॉलर ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं रिलेटिवली टू बैटर्स, तो वो हमारी बॉलिंग वाला पार्ट आपको अच्छा लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इस बार की हाईलाइट क्या थी? इस बार की हाईलाइट थी कि डेविड वार्नर खेल रहे हैं। डेविड वार्नर को IPL में लिया ही नहीं किसी ने। ये हमारी हाईलाइट है। यहाँ जो इंटरनेशनल प्लेयर अच्छा करता है वो आखिरी बार दिखता है, फिर वो IPL खेलता है। आप तो ये कहते हैं डेविड वार्नर जो है वो हमारे यहाँ से खेला, IPL को बना कर दिया उसने। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, लेकिन IPL में नहीं लिया तो वो यहाँ आया। अब आप मुझे देखें ना कि ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि अभी मिच ओवन एक प्लेयर है, वो इस बार खेला, सही है। अब जो उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है या PSL में जो उसकी परफॉर्मेंस थी, वो अब आपके लिए बाय बाय है, अब वो IPL में होगा। तो ये दोनों लीग्स का फर्क है जो हमको एडमिट करना चाहिए। PSL ऑब्वियसली राइट नाउ इज नंबर 3, IPL, बिग बैश एंड देन PSL। सही है। तो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि उनकी ये एंटरटेनमेंट फैक्टर तो अपनी जगह है, लेकिन वो खाली IPL की बेस पे टीम में नहीं लाते। बट IPL तो बैटिंग में भी नंबर 1 है, सबसे ज्यादा बैट वहीं लगती हैं, आपको पता है, सबसे ज्यादा मैच फिक्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। PSL में तो इक्का दुक्का भी होती है, तो उसको इतनी हाईलाइट करता है इंडियन मीडिया। तो जाहिर मसला ये ना कि वो जाहिर है जहाँ ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ ज्यादा पैसा लगा हुआ है, जहाँ पैसे की रिकवरी ज्यादा होनी है, तो इस तरह की चीजें तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इंडिया में जो बैटिंग है वो लीगल है। और जितने भी सारे ये आए मैच फिक्सर्स वगैरह, वो सारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं, जितनी भी हैं। आपने रिसर्च देखी है सारी जो अल जजीरा में है, और इंडियन ओरिजिन है या इंडियन है, या इंडियन है, वो है सारे, और ज्यादातर गैंगस्टर्स हैं उसमें। उनकी पुष्पनाई उनके अंडर आके करते हैं। कुछ ने तो अल जजीरा ने, और उन्होंने तो दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया है उसके अंदर। वो एक जमाना था पहले जी, तो उसमें ये सब चलता था। जमाना है अभी भी, ऐसा नहीं है। उस जमाना, अब तो खैर वो गैंगस्टर वाला कल्चर ही खत्म हो गया, तो वो जाहिर है वो बहुत 2014 में उस गैंगस्टर था जो इन्वॉल्व था उसमें, नाम नहीं लूंगा मैं अभी चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है वो, वरना मैं अगला प्रोग्राम करना है, मैंने उसकी तैयारी करके रखी हुई है। देखते हैं वो किसके साथ करते हैं इंशाल्लाह। तो आपके साथ बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, हमने बहुत इंजॉय किया। प्रोग्राम से ज़्यादा आपकी कंपनी और आपकी नॉलेज और आपका क्रिटिसिज्म, आपके फेवरिज्म और आपके जितनी आपकी रिसर्च थी और डिस्कशन थे, वो हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू। अबव ऑल आपकी पर्सनैलिटी और आपका ऑरा जो बहुत डिफरेंट है माशाल्लाह, और आपसे हम पार्ट 2 भी करेंगे जब मौका मिला, और उसका टॉपिक ज़रा डिफरेंट होगा।
आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे उस पे हम करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड इंशाल्लाह सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ आपका ये जो पॉडकास्ट है ये इसी तरह चलता रहे, क्योंकि जितनी मज़ेदार गुफ्तगू हुई है तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया।